ओके। तो एक और आईपीओ आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। राइट, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड वो एक रिटेल सेगमेंट के अंदर काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रोसरी रिटेल के अंदर डीमार्ट है, रिलायंस फ्रेश जो है वो सब काम करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल के अंदर ये काम करते हैं। जैसे गुजरात के अंदर आपने देखा होगा क्रोमा है, विजय सेल्स है, वो लोग जो काम करते हैं एग्जैक्टली सिमिलर वे में ये इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड काम करती है। राइट। तो कंपनी 1980 से स्टार्ट है और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इन इंडिया। राइट, तो फोर्थ लार्जेस्ट है। क्या क्या बेचते हैं वो लोग? तो एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल और स्मॉल अप्लायंसेस, आईटी एंड अदर्स। राइट, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड आइटम्स है वो ये लोग बेचते हैं। ठीक है, तो सिमिलर बिजनेस मॉडल है। मैं आपको बताया कि क्रोमा या विजय सेल्स जो है वैसा ही बिजनेस मॉडल इनका है। ठीक है। अब इश्यू जो है वो 4 अक्टूबर से ओपन हो गया है ऑलरेडी और 7 अक्टूबर तक वो चलेगा। आपको अप्लाई करना है एक लॉट के लिए। लॉट साइज जो है 254 शेयर्स है और प्राइस बैंड जो रखा गया है वो हम कट ऑफ पे ही अप्लाई करते हैं। 59 रुपीज का प्राइस जो है तो उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। आईपीओ कंप्लीट होने के बाद जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो करीबन 2270 करोड़ के आसपास हो जाएगी। प्रमोटर के पास अभी 99.99% स्टेक अवेलेबल है, इसमें से कम होके 78% के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं कि कंपनी ने पिछले 3 साल में क्या किया है। यहाँ पे देखिए 2020 के अंदर नेट सेल्स उनका था 3172 करोड़। राइट, वो बढ़ के 2021 के अंदर 3202। इतना ज्यादा कोई खास बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शनल ईयर है बिकॉज ऑफ कोविड। राइट, तो भी सेल्स बड़ा है, टॉप लाइन में बढ़ोतरी आई है, वो अच्छी बात है। और आप 2022 की बात करें तो बहुत मीन्स अच्छे से उनका जो टॉप लाइन है वो बड़ा है। 3172 मीन्स 3202 करोड़ से 4349 करोड़। ठीक है, तो करीबन 50% से नॉट 50 बट 40% के आसपास, 35-40% के आसपास वो बड़ा हुआ है। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2020 के अंदर 82 करोड़ था। इसके बाद ये कोविड के वजह से कम हो गया। अच्छा है कि वो नेगेटिव नहीं गया और फिर से 2022 के अंदर 104 करोड़ हो गया, तो उसमें भी एक प्री कोविड लेवल के ऊपर वो लोग पहुंच गए। राइट, उनका एबिटा जो मार्जिन है, जो सबसे बड़ी चीज है रिटेल बिजनेस के अंदर जो हमको देखनी चाहिए वो है मार्जिन। 7.2 6.4 था और 6.4 से 6.7 आया। तो अगर वो लोग मोर देन 6.5 6 से ज्यादा मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 7 के ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये मेंटेन करना ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है कोई भी रिटेल कंपनी के लिए। हम देखेंगे, बाद में डिस्कस भी करेंगे एक दो और कंपनी को, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर कोई मोट नहीं है, कल जाके कोई भी उसको ओपन कर सकता है। क्योंकि कोई भी ब्रांड से जो है माल खरीदना है और रिटेलर को बेचना है। राइट, तो बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन उनका जो मेन काम है वो यहाँ पे आता है कि जो उनका कॉस्ट है वो कैसे कंट्रोल किया जाए। एम्प्लॉय कॉस्ट बोले या लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग कॉस्ट। राइट, क्योंकि रिटेल में क्या होता है कि आपको माल को कोई एक जगह पे रखना है और उसको अलग अलग जगह पे पहुंचाना है, तो इसमें आपका जो लॉजिस्टिक्स और माल रखने का जो वेयरहाउसिंग कॉस्ट है वो ध्यान में रखना है। उसका ईपीएस भी बढ़ रहा है 2.1 से लेके 2.7। पी रेशियो जो हम देखें 27, 38, 21, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि पी रेशियो अभी भी 21 के ऊपर है, मीन्स अच्छे प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है। ठीक है, अगर हम 30 से ऊपर होता तो बोलते कि मॉडरेट है, 40-50 के ऊपर पी बहुत हाई रहता है, इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये 21 के ऊपर है। तो एज पर माय ओपिनियंस दिस आईपीओ कम्स एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। राइट, तो ये एक अच्छी बात है।
एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमको देखनी चाहिए उसका आरओई एंड आरओसीई। आरओसी 15% के ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा है। आरओई तो उनका है थोड़ा बहुत डेट होगा इसीलिए आरओसी 15% के नीचे है, लेकिन तो भी ठीक है। ये कंटिन्यूअसली एक 10-15% के बीच में जो है वो और कर रहा है तो अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। प्रमोटर का जो स्टेक है पोस्ट इश्यू है वो 78% हो जाएगा और पब्लिक के पास 22% जो है वो स्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स हम देखें तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं बोल सकते लेकिन अच्छे हैं। और एबिटा मार्जिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिटेल बिजनेस के अंदर आपको यही देखना है, तो वो भी एक कंसिस्टेंटली एक रेंज में चल रहे, तो ये भी अच्छा है। कोविड के अंदर वो नेगेटिव नहीं हुआ या फिर बहुत कम नहीं हो गया, यही एक बहुत बड़ी बात है इनके लिए, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, कंपनी जो ऑपरेट करती है वो तीनों तीन सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। आप देखिए रिटेल के अंदर भी है, मीन्स माल जो कंपनी के पास से खरीदते हैं वो लोग, जैसे कि आपको मैं मोबाइल फोन्स की बात करूँ तो आईफोन या फिर सैमसंग वट एवर, जो भी कंपनी के पास से माल खरीदती है वो डायरेक्टली हम आप जैसे डायरेक्ट रिटेलर्स को बेचते हैं, वो एक बिजनेस मॉडल है। होलसेल बिजनेस मॉडल भी है, मीन्स बी टू बी बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, ये बी टू सी था, यहाँ पे होलसेल में बी टू बी, और ई कॉमर्स भी बी टू सी है लेकिन वो ऑनलाइन ई इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम के थ्रू वो लोग बेचते हैं, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। तो तीनों तीन बिजनेस के अंदर वो उसकी प्रेजेंस है। ई कॉमर्स होलसेल के अंदर उसका मार्केट शेयर 9-10% से कम है, बाकी का 90% जो मार्केट शेयर है वो रिटेल ऑफलाइन स्टोर से ही आते हैं। ठीक है, अभी इनके पास टोटल स्टोर्स कितने हैं एज ऑफ नाउ, यहाँ पे हम देखते हैं 31 अगस्त 2022 112 स्टोर्स है, इसमें से 11 स्टोर्स है वो ओन्ड है, मीन्स खुद के स्टोर है। 93 स्टोर्स ऐसे है कि जो वो लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर लिए हुए हैं, रेंटल मॉडल है, राइट। और बाकी 8 स्टोर ऐसे है कि जो वो पार्टली लीज्ड एंड पार्टली ओन मॉडल है, तो थोड़ा बहुत उन लोगों ने भी खर्चा किया है, बाकी थोड़ा बहुत लीज पे भी दिया है। तो मिक्स ऑफ बिजनेस मॉडल है, राइट। लीजिंग बिजनेस मॉडल जनरली रिटेलर्स यूज करते ही है ज्यादा जल्दी फास्ट एक्सपांशन के लिए, लेकिन जब कोई भी कंपनी ऐसे फास्ट एक्सपांशन के लिए लीजिंग मॉडल का यूज करती है तब आपको देखना है कि उनका जो मार्जिन है वो कैसे मेंटेन करता है, राइट। यही सबसे बड़ी चीज है। तो मोटा मोटी ये तीनों तीन मीन सेगमेंट के अंदर काम करते हैं रिटेल के अंदर, राइट। तो वो एक अच्छी बात है। बाकी आप देखिए तो कंपनी जो 500 करोड़ का जो फ्रेश इश्यू ला रही है, राइट, तो पूरे के पूरा 500 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू है, कोई ऑफर फॉर सेल है ही नहीं, मीन्स प्रमोटर कोई स्टेक सेल करके नहीं निकल रहा है, वो एक सबसे अच्छी बात है। आपको जब भी आईपीओ अप्लाई करना है तब ये देखना है कि प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं कि नहीं और कितना बेच रहे हैं। तो ये तो प्रमोटर माल नहीं बेच रहे, 500 करोड़ कंपनी का अकाउंट के अंदर, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। इसमें से वो लोग क्या काम करेंगे वो भी बाइफर्केशन दिया हुआ है। 220 करोड़ है वो फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होना है। 114 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये एक अच्छी बात है, जो लोग मीडियम टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर द लिस्टिंग गेन बट those who are investing for the medium to long term, it is also good for them because 104 करोड़ जो 111 करोड़ जो है वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस नए स्टोर बढ़ाने में यूज होगा, तो आगे जाके उनका जो फाइनेंशियल है वो इम्प्रूव होगा, जैसे कि सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा, पैट बढ़ेगा, तो उनकी शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी 55 करोड़ जो है वो उनके जो डेट है, कर्ज है, वो चुकाने के लिए यूज करेंगे। तो मोटा मोटी और बाकी जो पैसे है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो 500 करोड़ जो है वो प्रमोटर सेल नहीं कर रहे कोई भी स्टेक, उसका मतलब कि प्रमोटर का भरोसा उनके बिजनेस के ऊपर अभी भी कायम है, राइट। वो एक्सपांशन के लिए यूज कर रहे हैं और अभी पिछले 3 साल का मैंने आपको बताया वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो मोटा मोटी ये जो पैसा आएगा उसको भी वो अच्छे से ग्रो करेंगे, वैसा हम मानते हैं अभी, राइट। फिर यहाँ पे हम उसके इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया 3100 करोड़ से लेके 4349
4400 करोड़ के आसपास उनका हो गया। उनके जो एक्सपेंसेस वैसे भी तो बढ़ेंगे, लेकिन दैट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल, वी कैन से दैट, राइट। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कि एक्सपेंस जितना सेल्स बढ़ेगा तो उनका खर्चा ही वही है। पहले तो उनका खर्चा यही है कि जो माल खरीदते हैं, खुद का तो मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, माल खरीदते हैं, तो उसमें भी उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अदर एक्सपेंसेस को भी आपको देखना है, ये रॉ मटेरियल के अंदर आएगा, और बाकी अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट या वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वो भी वैसे भी वेयर हाउसिंग बढ़ेंगे या उनके नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ेंगे तो इनके साथ साथ बढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। आपको देखना है पैट कैसे बढ़ रहा है। 82 करोड़ से लेके, ये कोविड का नंबर है तो हम उसको छोड़ते हैं। 82 करोड़ 2020 के अंदर था, उसको 104 करोड़ हो गया 2022 के अंदर। तो मोटा मोटी 10-12% से उनका बॉटम लाइन जो है वो बढ़ रहा है, तो ठीक है। 10-12% से 21 का पी रेशियो जो है वो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, राइट, क्योंकि कंपनी सस्ते दाम पे ही अपना आईपीओ ला रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और पैसा जो यूज होने वाला है वो आगे एक्सपांशन के लिए यूज होने वाला है, तो ये थोड़ा जो अभी 10-12% से ग्रोथ है वो आगे जाके आई थिंक 2-3 साल में और भी तेजी से बढ़ सकता है, ठीक है। ये जो है उनका बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में ये देखना है हमें कि उनका रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे बढ़ रहा है। 133 करोड़, 192 करोड़, 297 करोड़, तो वो अच्छे से बढ़ रहा है। दूसरा नेट ब्लॉक देखना है, 571 करोड़, 674 करोड़, 785 करोड़, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड टोटल एसेट्स देखने हैं 1300 करोड़, 1450 करोड़ एंड 1700 करोड़, तो वो भी एक मोटा मोटी 20-25% से बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और जो भी प्रमोटर है उनको मैनेज कर रहे हैं, वो प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। ये हम पिछले 3 साल के नंबर के को देखते हुए इतना एजम्पशन लगा सकते हैं कि अभी तक जो भी मैनेजमेंट किया है वो अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अब आपको कैश फ्लो भी देखना है, तो आप कैश फ्लो अल्टीमेटली ऐसी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिवली रहेगा, क्योंकि जितना भी पैसा कंपनी के पास आता है वो लोग आगे इन्वेस्टमेंट करते ही जाते हैं, तो आप उसका कैश फ्लो देखोगे तो वो तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कैश जनरेटिंग कंपनी है, आगे एक्सपांशन नहीं कर रही है, उसका कैश फ्लो नेगेटिव आए तो आपको ध्यान देना है। अदरवाइज इनका तो काम ही आगे एक्सपांशन करना है, तो कैश फ्लो अभी पॉजिटिव नहीं होगा, अगले कई सालों तक वो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी अंडर कंट्रोल भी है। हम उनका पी रेशियो अभी भी डिस्कस किया कि पी रेशियो 21.8 है, लेटेस्ट पी रेशियो, तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी अभी जो मार्केट का माहौल चल रहा है तो बहुत सारी कंपनियां मोर देन 40, 50, 60 के पी के ऊपर चल रही है, तो इससे अच्छा है कि 21.8 का पी रेशियो यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो मोटा मोटी हम ये देख सकते हैं, इसमें हम पॉजिटिव चीजें हम नोटिस करेंगे। तो पॉजिटिव में हमको ये लग रहा है कि पहले तो प्रमोटर कोई माल नहीं बेच रहा है, पिछले 3 साल का जो उनका फाइनेंशियल है वो भी अच्छा है, और आगे जो पैसा जो यूज हो रहा है वो पैसा एक्सपांशन के लिए यूज हो रहा है, तो आगे जाके ग्रोथ का भी स्कोप अवेलेबल है। अभी तक के फाइनेंशियल, प्रमोटर का स्टेक नहीं बेचना और ग्रोथ के लिए पैसा जुटाना, ये सारे की सारी चीजें जो है वो कंपनी के फेवर में जा रही है, ठीक है, और इन्वेस्टर के फेवर में जा रही है, वी कैन से दैट। तो आप ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट में जो आईपीओ आया था इसमें हमने देखा था कि हर्षा इंजीनियर्स का 40% गेन के साथ ओपन हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि ये भी 30, 40, 50% के आसपास का जो गेन है उसमें ओपन होगा। जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ओपन भरते हैं आईपीओ, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो लोग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भरते हैं वो लोग भी यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि आपको इसके फाइनेंशियल ट्रैक नहीं करने हैं। हर क्वार्टर, हर ईयर आपको ये फाइनेंशियल ट्रैक करने हैं, और उसके बाद ही आपको उसको होल्ड करके चलना है। बाकी लिस्टिंग इन के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और रिस्क क्या है, तो रिस्क ये बिजनेस के अंदर यही रहता है
कि अगर आप कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक डिफिकल्ट वाला जो सिचुएशन वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस में कोई मोट नहीं है, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। और बाकी कॉम्पिटिटर भी मैं आपको बताऊँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, तो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है, राइट। लेकिन मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो वैसा भी नहीं है कि उससे कोई घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा है अभी भी। ये जितने भी जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो ऑर्गेनाइज मार्केट है वो इंडिया में सिर्फ 15-20% के अंदर आते हैं, ठीक है। 80% मार्केट अभी भी जो है वो अनऑर्गेनाइज रिटेल है। तो कोई टेंशन नहीं है, ये जो ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर उनका बढ़ता ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन इसमें कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो लिस्टिंग गेन वालों के लिए टेंशन नहीं है, बाकी 1-2 साल के लिए भी मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा। तो इससे ज्यादा साल के लिए आपको रखना है तो आपको हर साल उनका जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये आईपीओ को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आप डिसीजन ले सकते हैं, राइट। मेरा डिसीजन ये है कि मैं भरने वाला हूँ, आपको भरना है तो आप भी भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद आप उसको भर सकते हैं, ओके। तो ठीक है।